वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। डर, दुख, तकलीफ, उत्पीड़न, शोषण, दबाव, तनाव और घुटन, ये 8 शब्द पिछले 8 सालों की उपलब्धियां हैं जो देश की आम जनता, अल्पसंख्यकों और कमजोर तबकों को हासिल हुई हैं। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए या 8 साल बेमिसाल के कसीदे पढ़े जाएं, अगर आंख खोलकर चारों ओर नजर डालें तो सच कुछ और ही नजर आएगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं और आइए आज फिर से उसी बात को दोहराता हूं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जर्मन तानाशाह हिटलर का एक साथी था डॉक्टर जोसेफ गोयबल्स। गोयबल्स का कहना था कि एक झूठ को अगर कई बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है। हिटलर के शासन की तारीफ करने और हिटलर को महान नेता बनाने के लिए गोयबल्स ने लगातार इसी तकनीक का सहारा लिया था। गोयबल्स रेडियो को दुनिया की 8वीं महान शक्ति मानता था। उसने जर्मन सरकार से रेडियो के उपकरणों यानी पार्ट्स के उत्पादन में सब्सिडी भी दिलवाई थी ताकि सस्ते रेडियो बन सकें और वो अपनी सरकार का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। गोयबल्स की एक और खासियत यह थी कि अपने विरोधियों की छवि खराब करने का गुण उसे बखूबी आता था। विरोधियों को राक्षस बताने जैसे तकनीकों को उसने खूब प्रचारित और प्रसारित करवाया था ताकि जर्मन जनता यह मान ले कि हिटलर के रूप में उसे वरदान मिला हुआ है। खैर, हिटलर और गोयबल्स का हश्र बाद में एक जैसा ही हुआ, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आप सब ने पढ़ा है, सुना है। जर्मनी में तब लोकतंत्र नहीं था, भारत में अभी लोकतंत्र है और यहां की जनता जितनी जागरूक और समझदार है उसे उम्मीद है कि लोकतंत्र यहां भी बना रहेगा, लेकिन उस पर खतरे भी मंडराते ही रहेंगे। और इस वक्त लोकतंत्र की ही सबसे ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि सत्ता के लिए लोकतंत्र की मर्यादाओं का सौदा किया जा रहा है। निर्वाचित सरकारों को गिराने का जो खेल देश में चल रहा है उसे जनता देख ही रही है। कई बार सवाल उठता है कि आखिर जनता जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है वो चंद रुपयों के लिए दूसरी पार्टी में कैसे चले जाते हैं। तो इसका एक जवाब यह नजर आता है कि इसके पीछे डर और दबाव का फैक्टर काम करता है। विधायकों या सांसदों को धन या पद का लालच देकर तोड़ना आसान होता है और जहां ऐसा नहीं हो पाता है वहां उन पर या उनके करीबियों पर किसी भी तरह की जांच बिठाकर दबाव बनाया जाता है कि वो पाला बदल लें। अक्सर नेता ऐसे दबावों में टूट जाते हैं और फिर सरकारों को गिराने का खेल आसान हो जाता है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि इस वक्त ऐसा ही एक खेल हो रहा है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, बिल्कुल सी-सॉ के खेल की तरह, यानी कभी कोई ऊपर होता है तो कभी कोई और ऊपर होता है। इस खेल का अब तक कोई फैसला नहीं आया है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि महाराष्ट्र में आखिरकार सत्ता किसके पास रहेगी। वैसे लोकतंत्र है तो सत्ता जनता की ही होनी चाहिए, यानी सारे कानून, सारे फैसले जनता के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए। मगर इसमें उत्पीड़न और शोषण का फैक्टर काम कर रहा है और जनता तनाव और घुटन में है। बेरोजगारी से पीड़ित नौजवानों के जख्मों पर अग्निपथ स्कीम का नमक छिड़का गया है जिससे देश में अशांति फैल गई है। टीवी चैनलों पर यह अशांति दिखे या ना दिखे, लेकिन युवाओं के दिलों में जो अशांत लहरें उठी हुई हैं उससे आने वाले चुनाव में बीजेपी को तकलीफ हो सकती है। अब तो जवानों के साथ साथ किसान भी आ गए हैं और सरकार के खिलाफ अघोषित तौर पर एक राजनैतिक मोर्चा बनता जा रहा है। इधर राष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष पहले ही मोर्चा तैयार कर चुका है, मगर दबाव में आकर सेंध लगाने वालों की कमी भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज न आईने की नजर से इस बात की पड़ताल करते हैं कि डराए धमकाए हुए देश का भविष्य आखिर क्या होगा। कैसे जांच एजेंसियों को जाल की तरह इस्तेमाल करने की चालें चली जा रही हैं इस देश में, और क्या होगा महाराष्ट्र का भविष्य और कौन बनेगा इस देश का राष्ट्रपति। इन तमाम सवालों पर आज गौर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं बीजेपी कब तक खेलेगी सत्ता हथियाने का खेल। आप जानते ही हैं कि इस वक्त 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 4 राज्यों में बीजेपी सरकार में सहयोगी की भूमिका में है, यानी लगभग 3/4 भारत भगवा रंग में रंगा हुआ है। मगर बीजेपी को सत्ता की भूख ऐसी है कि वो बचे हुए 1/4 राज्यों में भी अपनी ही सत्ता चाहती है और इसके लिए तरह तरह की चालें चलती है। 2014 में बीजेपी के पास जब देश की सत्ता आई तब कुछ ही राज्यों में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन फिर बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का खेल दिखाना शुरू किया और सरकारें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। 2016 में उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें फूट पड़ी और कांग्रेस के 36 में से 9 विधायक बागी हो गए।
हालांकि इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था, तो मोदी सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसने बागी विधायकों को शक्ति परीक्षण से दूर कर दिया। नतीजा ये रहा कि हरीश रावत बहुमत साबित करने में सफल रहे और ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया, मगर इसने बीजेपी के लिए भावी जीत की जमीन तैयार कर दी। इसके बाद इसी साल यानी 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने फिर से सत्ता हथियाने की चाल चली। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के 46 में से 42 विधायक पीपीए में शामिल हो गए और बीजेपी ने बाद में पीपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस तरह पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश से ऑपरेशन लोटस की सफलता की कहानी शुरू हुई, जो 2017 में गोवा में दोहराई गई। इस साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 13 सीट, लेकिन बीजेपी ने 21 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया और सरकार बनाई। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार गिराने में सफलता हासिल की और कई बागी विधायकों को मंत्री पद देकर सरकार बनाई। 2020 में यही खेल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खेला, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ लेकर कमलनाथ सरकार को गिराने में बीजेपी कामयाब रही। यही कोशिश राजस्थान में भी हुई, लेकिन अशोक गहलोत ने बराबरी का जवाब देकर अपनी सत्ता और कांग्रेस की सरकार दोनों बचा ली। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी जिस तरह की तिकड़में चलती है, उसे देखकर बच्चों के एक टीवी शो का एक सीन याद आता है दोस्तों, जिसमें कद काठी में थोड़ा सा मजबूत बच्चा अपने से कमजोर बच्चे से बड़े प्यार से कहता है कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। यानी बीजेपी भी इस वक्त लोकतंत्र में बड़े प्यार से यही खेल अपने विपक्षियों के साथ खेल रही है, जो इस वक्त धन बल और संख्या बल में उससे कमजोर हैं। अपने विपक्षियों और विरोधियों को कमजोर करने के लिए बीजेपी धड़ल्ले से जांच एजेंसियों का सहारा भी लेती है। यही कारण है कि बीजेपी के विरोधी दलों में से कई नेताओं पर आए दिन ईडी या आईटी के छापे पड़ते रहते हैं, जबकि बीजेपी के नेता इन वर्षों में इस तरह की जांच पड़ताल से सुरक्षित रहे हैं। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उस पर कई तरह के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। उनमें से एक स्थायी आरोप यह है कि बीजेपी अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई या आईटी जैसी संस्थाओं या एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और इन आरोपों में तब और ज्यादा दम नजर आने लगता है जब बीजेपी या मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले नेता या उनके विरोध में खड़े होने वाले लोगों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। ताजा उदाहरण राहुल गांधी का है, जिनसे ईडी 5 दिनों में 50 घंटों की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी अब तक ये साबित नहीं कर पाई है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी ने कोई पैसों की गड़बड़ी की है। ईडी अब सोनिया गांधी से भी पूछताछ करेगी। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी सीबीआई और ईडी अपना जोर दिखा चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ भी जांच शुरू हो चुकी है। 2 नेता तो अभी भी जेल में हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ पूछताछ चल रही है। जांच तो शारदा चिटफंड घोटाले में भी चल रही है, जिसमें बीजेपी ने हमेशा टीएमसी को घेरने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी के कारण बीजेपी उलझन में पड़ गई है कि अब वो इस जांच को किस हद तक खींचने दे। एक रोचक तथ्य ये भी है कि जांच एजेंसियों के रडार पर आए नेता जब बीजेपी की शरण में आ जाते हैं तो अपने आप बेदाग साबित हो जाते हैं। इसीलिए बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है कि ये एक तगड़ा वॉशिंग मशीन है जो सारे दाग धो देती है। जांच एजेंसियों के इस राजनीतिक इस्तेमाल पर चिंता जतलाते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन ने कहा था कि देश में इस वक्त एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके नीचे केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर सकें। पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की थी कि राजनीति करने वालों के लिए ईडी एक परीक्षा है। सरकार सीबीआई व ईडी का प्रयोग कर विपक्षी दल के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। तो बीजेपी खुद पर लगे इन आरोपों से लाख इनकार कर ले, लेकिन एक न एक उदाहरण ऐसा सामने आ ही जाता है जो बीजेपी का असली चेहरा उजागर कर देता है। आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सत्ता का खेल चल रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अर्जुन खोतकर की संपत्ति और जमीन ईडी ने कुर्क कर दी है। इससे पहले शिवसेना नेता अनिल परब पर तो पहले ही जांच चल रही है। अब उद्धव ठाकरे के एक और करीबी को ईडी के दबाव में लाया जा रहा है ताकि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ें और सत्ता छोड़ दें। बीजेपी उद्धव ठाकरे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस अब तक उनके साथ खड़ी है। इसीलिए महाराष्ट्र का सियासी घमासान लंबा चल रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में बीजेपी को सत्ता हथियाने में इसीलिए आसानी हुई
क्योंकि वहां निर्दलियों और गठबंधन साथियों ने बड़ी जल्दी पाला बदल लिया। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बीजेपी अब तक सेंध नहीं लगा पाई है। पिछले हफ्ते जब शिवसेना में फूट पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तभी एनसीपी और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि हम साथ साथ हैं। हालांकि इससे पहले गठबंधन साथियों में जब नाराजगी और मनमुटाव की खबरें आती थीं, तो बीजेपी की बाछें खिल जाती थीं। उसे लगता था कि एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर शिवसेना को तोड़ना आसान होगा और एक बार शिवसेना से ये दोनों दल अलग हो गए तो फिर सरकार बनाने की चाबी बीजेपी के पास ही होगी। हालांकि बीजेपी की ये तमन्ना पूरी नहीं हुई, बल्कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कई मौकों पर बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर उसे घेरते हुए ये संदेश दिया है कि बीजेपी सत्ता के लिए हिंदुत्व की राजनीति करती है, जबकि शिवसेना के लिए हिंदुत्व सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं है बल्कि उसका विश्वास है। अब जब बीजेपी महाराष्ट्र में गठबंधन को नहीं तोड़ पाई तो पिछले दरवाजे से शिवसेना को ही तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे ने चाहे अपनी बगावत के जो भी कारण बतलाए हों, उनका महाराष्ट्र से गुजरात और फिर असम पहुंचना इस बात का सबूत है कि इस पूरे खेल में कहीं न कहीं बीजेपी ही बड़ी भूमिका अदा कर रही है। जिस तरह से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दूर से ही बीजेपी विधायकों की देखरेख में लगे हैं, उससे पता चलता है कि बीजेपी ने अपने पत्ते पूरे नहीं खोले, लेकिन उसकी चाल क्या है ये सब समझ रहे हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी कहलाती थी, लेकिन अब चाल ही चाल रह गई है। बाकी सब सारी बातें जो हैं वो गौण हो चुकी हैं। बीजेपी तो जवानों और किसानों के लिए बड़े बड़े वादों के साथ सत्ता में आई थी। सेना का मनोबल ऊंचा करने के नाम पर मोदी जी खुद सैन्य वेशभूषा में सैनिकों के बीच जा पहुंचते थे। आप याद कीजिए, होली हो या दिवाली हो, किसानों को कहा गया था कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून लेकर आई, जिसमें आय दोगुनी होना तो दूर की बात थी, खेत बचेगा या नहीं ये गारंटी भी किसानों के पास नहीं बची थी। लिहाजा किसानों को अपना भविष्य बचाने के लिए साल भर से ऊपर तक आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर कृषि कानून वापस लिए गए। और अब सेना के लिए सरकार ने जो अग्निपथ योजना शुरू की है, उसके खिलाफ देश भर में नौजवानों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। अब उन्हें किसानों का साथ लेकिन मिल गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश में एक ऐसा किसान आंदोलन खड़ा हुआ था जिसने मोदी सरकार को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। अब इसी संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। पिछले 10-12 दिनों से देश में जगह जगह अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा देखने को मिला है। युवाओं की नाराजगी कई जगह हिंसा के रूप में सामने आई, जिस पर सेना ने साफ कह दिया कि इस योजना से जुड़ने से पहले शपथ पत्र देना होगा कि उम्मीदवार विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं था। सरकार ने भी बार बार अग्निपथ के फायदे देश के युवा के सामने गिनाने की कोशिश की, मगर नौजवानों को अब सरकार की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। साल में 2 करोड़ रोजगार के बाद जब उन्हें पकौड़ा तलकर रोजगार हासिल करने की नसीहत मिली थी, तो उस वादा खिलाफी को युवाओं ने बर्दाश्त कर लिया था। लेकिन इस बार सीधे सीधे उनके जख्मों को और कुरेद दिया गया है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात की तरह उन्हें 4 बरस की नौकरी के बाद फिर बेरोजगारी के अंधे कुएं में धकेलने की तैयारी है और युवाओं ने ऐसी कोई भी अंधी छलांग लगाने से इनकार कर दिया है। और इस पूरे प्रकरण में विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है और अब किसानों का साथ मिलने से ये नजर आ रहा है कि सरकार ने सेना भर्ती नियमों में बदलाव को जितना आसान समझा था वैसा नहीं है। तो दोस्तों, अग्निपथ पर देश को धकेलकर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि उसने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त भारतीय सेना के तीनों अंगों में अधिकारी रैंक में 8,362 सहित 1,22,000 से ज्यादा पद खाली हैं। और सेना ही क्यों दोस्तों, पुलिस, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासन, हर जगह कमियां ही कमियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च में लोकसभा को बताया था कि राज्य पुलिस बलों में पुलिस कर्मियों के करीब 5,30,000 पद खाली हैं। न्याय व्यवस्था में देखें तो देश की निचली अदालतों में 5,000 रिक्तियां हैं, यानी 5,000 पद खाली हैं, जबकि अधिक आबादी वाले राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद सबसे ज्यादा खाली हैं। पिछले महीने एक संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र
और राज्य स्तर पर 1500 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की भारी कमी है। यानी देश का प्रशासन भी आधी अधूरी ताकत से चल रहा है। भारत में 1511 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है और 670 लोगों पर एक नर्स है। ये दोनों WHO के मानक के मुताबिक नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था का भी हाल बुरा है। देश भर के स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। लगभग 1,10,000 स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM में 10,000 से ज्यादा फैकल्टी पोजीशन खाली है। ये कमियां नजर ना आए, इसके लिए सरकार चाहे तो न्यायवीर, शिक्षावीर, इलाजवीर जैसी योजनाएं भी ला सकती है, जहां 2-4 साल के लिए पद भरे जाएंगे और फिर देश को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। वैसे वीरता दिखाने की ऐसी कोशिश के पीछे मकसद यही दिख रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। नाकाम होने का यही डर राष्ट्रपति चुनाव में भी है, जहां एनडीए ने बहुत सोच समझकर द्रौपदी मुर्मू पर दांव चला है, लेकिन उन्हें जिताने के लिए विपक्ष में सेंध लगाना होगी। मायावती तो एनडीए के साथ आ गई हैं, लेकिन अभी बहुत से पत्ते खेलने और खुलने बाकी हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के बीच ऑपरेशन लोटस जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, शायद नुसरत हाशमी ने ठीक ही फरमाया है कि मेरे नालों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं, मेरे नालों में असर हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।